अभी अपन स्टार्ट करते हैं सी फ्रेम के कुछ एप्लीकेशन। इसमें से हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम। मैंने आपको कल भी बोला था कि ये एक्सप्रेशन की हेल्प से हम कुछ बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को बहुत छोटे में कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट में उनका सॉल्यूशन आ जाएगा अगर आप ये एक्सप्रेशन समझ जाते हो जो अभी अपन ने लिखा है। तो काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम का एक्सप्रेशन था हाफ म्यू, जो कि रिड्यूस मास है, इनटू में रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हमने लिखना सीख लिया था, है ना। काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम को लिखना सीख लिया था। अब देखना, देखो ऐसा है कि बाद में तो इस चैप्टर में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में हम ये बात रियलाइज बहुत डीपली कर ही लेंगे, पर फिलहाल के लिए आप सुन लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है या कोई व्यक्ति है एम मास का, और ये कैपिटल एम मास है, और इसके रिलेटिव ये v वेलोसिटी चल रहा है, और ये कुछ v2 वेलोसिटी इसके रिलेटिव चल रहा है, और v1 इसकी खुद की वेलोसिटी। इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी v1 है और इस आदमी की वेलोसिटी v2 है इसी तरफ। तो टी टाइम बाद देखेंगे तो प्लेटफॉर्म v1 सरक जाएगा, और प्लेटफॉर्म के रिलेटिव टी टाइम में प्लेटफॉर्म सरक जाएगा v1t। या एक सेकंड बाद देखेंगे तो प्लेटफॉर्म कितना सरक जाएगा v1। वेलोसिटी का मतलब ये होता है ना कोई चीज एक सेकंड में कितनी चली, तो कितना सरक जाएगा प्लेटफॉर्म v1। और ये आदमी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में कितना सरक जाएगा v2 रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में आदमी कितना सरक जाएगा v1 प्लस v2। बहुत सिंपल सी बात है। यानी कि हमने आदमी का वेलोसिटी कैसे लिखा था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देख लो, चाहे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। उसी को इधर ले आएंगे तो ऐसा हो जाएगा जो कि आप देख पा रहे हो। तो इसी प्रकार हम फ्री टू मूव बॉडीज के लिए ऐसा लिखते हैं जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। सभी चीजों में लिखते हैं, वेलोसिटी में भी लिखते हैं, एक्सेलरेशन में भी लिखते हैं, मोमेंटम में भी लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम में भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि हम लिखते हैं वेलोसिटी, या फिर काइनेटिक एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में होती है या लैब फ्रेम में होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से एक्सप्रेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये आपको समझ में भी बैठना चाहिए, नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक रट ली सिर्फ ऐसे। उसके लिए इस बात को ध्यान से सुनना है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी ग्राउंड फ्रेम में, किसी भी लैब फ्रेम में कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। दो टर्म लिखेंगे, स्केलर टर्म है, ऐड कर देंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की प्लस काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, वो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इन लैब फ्रेम। लैब को आप ग्राउंड मान लीजिए फिलहाल, ऐसा आपके लिए ग्राउंड फ्रेम है। अब देखो मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये लिखता हूं मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखूंगा, फिर से लिखना सिखाने के लिए बार बार लिख रहा हूं मैं इसी को तोड़ तोड़ के। इनिशियल एनर्जी ऑफ सीओएम प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सीओएम, ऐसा ही लिखेंगे ना यार। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे, क्या बोलो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सीओएम, वेरी गुड, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सीओएम, ऐसा लिखेंगे, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, मान लो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा ग्राउंड फ्रेम का काइनेटिक एनर्जी का सब्ट्रैक्शन या लैब फ्रेम का, वो हो जाएगा डेल्टा के ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी में कितना डिफरेंस आया, प्लस काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना आया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ये एक्सप्रेशन, राइट। सही एक्सप्रेशन नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है अभी थोड़ी सी देर में। यही बात को हम बेस बनाकर
सारे प्रॉब्लम्स में जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसको अप्लाई करेंगे। अब मान लो कि कोई सवाल है और उसमें एक सिस्टम दिया हुआ है दो पार्टिकल्स का। दो पार्टिकल्स के लिए एक्सप्रेशन लिखना सीखा है ना हमने। एक सिस्टम है कितने पार्टिकल्स का, दो पार्टिकल्स का, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो हाफ m1 m2 वाला जो फॉर्मूला है वो दो पार्टिकल्स के लिए लगाना सीखा है ना अपन ने। तो मान लो दो पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, ठीक है, और उस सिस्टम पर, इसी सिस्टम में, ऑन ए सिस्टम, सपोज करो ऐसा है, और ऐसा बहुत बार हो जाएगा फिजिक्स में, एफ एक्सटर्नल 0 है, ठीक, ऐसा है, एफ एक्सटर्नल क्या है, 0। इसी सिस्टम के अंदर एफ एक्सटर्नल 0 है, ऐसा है, ठीक है। तो अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0। तो वेलोसिटी बदलेगी क्या सेंटर ऑफ मास की, तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तक नहीं बदल रही तो उसकी स्पीड बदलेगी क्या। हाँ, ऐसा हो सकता है ना कि स्पीड नहीं बदले तो वेलोसिटी बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी वेलोसिटी भी नहीं बदल रही लेकिन स्पीड बदल रही है, ऐसा तो कोई केस नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं, असंभव है ऐसा। तो वेलोसिटी अपने अंदर दोनों एस्पेक्ट ले लेती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, अगर वो दोनों ही नहीं बदल रहे तब जाके अपन कहते हैं कि वेलोसिटी नहीं बदल रही। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर अनुपस्थित है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तक नहीं बदलेगा, यानी सेंटर ऑफ मास की क्या नहीं बदलेगी, स्पीड नहीं बदलेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। यानी कि अगर ऐसा है तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 0। वेरी गुड, 0, क्योंकि ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी बदली, और अगर उसकी स्पीड तक, उसकी वेलोसिटी तक नहीं बदल रही तो काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की बदलेगी ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं बदलेगी। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी का चेंज वही होगा जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और ये बहुत इंटरेस्टिंग केसेस को लाता है फिर, यानी हमें क्वेश्चन वाले ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी का चेंज पूछेंगे और हम ग्राउंड फ्रेम में निकालेंगे नहीं, हम किस फ्रेम में निकालेंगे, सी फ्रेम में, जो हमें लिखना आता है हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में v रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर माइनस v रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर। ये होगा ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अरे हाँ कि नहीं, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, इसको डाइजेस्ट करो रिजल्ट को, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं बदल सकता, यानी स्पीड नहीं बदल सकता, यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल सकता। तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एक ही एस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, वो है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगर ऐसा है तो जो ग्राउंड फ्रेम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब दोनों सेम होंगे जो भी है ना। तो ऐसे हम एग्जांपल्स उठाने की कोशिश करते हैं जिसमें एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं हो और जिसके अंदर हम ये लगा पाए। और इनको ध्यान से सुनना, ये डायरेक्ट आएंगे तुम्हारे पेपर से रिलेटेड हैं, और डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो, कुछ भी हो जाता है ना, तो डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। ध्यान से देखना है। देखो सबसे पहले मैं कोलिजन चैप्टर से, ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया ना कब लगेगा, एक सिस्टम होना चाहिए, उसे एग्जांपल से भी समझ में आ जाएगा, फिर से दोहरा देता हूं एक बार और। एक सिस्टम होना चाहिए, उस पर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम कितने पार्टिकल्स का, मेनली दो पार्टिकल्स का, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चेंज होगा वही काइनेटिक एनर्जी का ग्राउंड फ्रेम में होगा। हमसे पूछेंगे किस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में, निकाल के किस फ्रेम में देंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। ऐसा, इसके एग्जांपल लेने से पहले मैं ये भी लिख दूं कि डेल्टा के जो ग्राउंड फ्रेम का है वो होगा वर्क डन बाय ऑल, ठीक है, डेल्टा के इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि किसी भी फ्रेम में लीजिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम रहता है, फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है वो, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव, तो लिख दिया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स ही प्रेजेंट नहीं है तो डेल्टा के ये हो जाएगा इतना। अरे हाँ कि नहीं, चाहे सी फ्रेम में लिखो चाहे ग्राउंड फ्रेम में लिखो, अरे हाँ कि नहीं, ऐसा। तो आइए इसको ना थोड़ा सा अभ्यास में लेते हैं, हमने क्या कहा है, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास मान लीजिए कि दो पार्टिकल्स हैं,
हमारे पास है ना दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। ऐसे दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2 मास के, ठीक है। Done? और हम इसमें कोलिजन पढ़ते हैं, इसमें ना हम कोलिजन पढ़ते हैं और इन दोनों का कोलिजन होने वाला है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e, ठीक है। इसका वेलोसिटी है u1 और इसका वेलोसिटी है u2 और ऑब्वियसली u1 ज़्यादा होना चाहिए u2 से, तभी कोलाइड करेंगे। और ये कोलाइड करने के बाद ये हो गया है, यहाँ पे कोलिजन हो गया है कहीं पे, उसके बाद ये चलने लगता है v1 से और ये चलने लगता है v2 से। आपको याद होगा मैंने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का आपको एक एक्सप्रेशन लिखाया था जो मुझे डायरेक्टली याद था और बल्कि एक्सप्रेशन था वो, और मुझे कम चीज़ें याद रहती है और वो इतना बल्कि था कि मुझे याद रह नहीं सकता वो, तो वो इसी शॉर्ट ट्रिक से आप 1 सेकेंड में उसको डेवलप कर सकते हो। अब देखो कैसे, मेरी बात सुनना, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वही माहौल है क्या जो हम चाह रहे हैं। तो पहली बात है कि हाँ, ये दो पार्टिकल है, तो हमारा सिस्टम हुआ m1 और m2 हुआ, ठीक है। सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2। m2 पर जो फोर्स m1 आगे लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन नेमली, वही m1 पर m2 लगाएगा, m2 पे जो m1 लगाएगा वही m1 पर m2 लगाएगा। तो F एक्सटर्नल सिस्टम पर हमारी वांछित तरीके से आ गया है 0। F एक्सटर्नल सिस्टम पर है नहीं, नेट फोर्स नहीं है सिस्टम पर बाहर से, तो जो भी फोर्सेस हैं वो अंदर से हैं और उनका सम क्या हो रहा है 0, तो बाहर से कोई फोर्स इस सिस्टम पे नहीं है। तो मेरी बात सुनना, आपसे पूछते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है E। तो ग्राउंड फ्रेम में पूछी जाती है वो डेल्टा के इन ग्राउंड फ्रेम, तो डेल्टा के जो ग्राउंड फ्रेम में होगा वही डेल्टा के इन सी फ्रेम होगा कि नहीं होगा, पहले तो मेरे को ये बताओ। ये माहौल बन गया है तो होगा ना, अभी भी सिखाया है। डेल्टा के इन ग्राउंड फ्रेम क्या होता है जनरली, डेल्टा के ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस डेल्टा के विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ऑफ सेंटर ऑफ मास डेल्टा के 0 आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी तक चेंज नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो सकती है। और सिर्फ सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। ये बार बार बड़े बड़े वर्ड्स हैं, आपको समझ में आने चाहिए। बात छोटी सी है कि हम काइनेटिक एनर्जी को ग्राउंड फ्रेम में दो पार्ट्स में लिखते हैं, जिसमें से एक पार्ट वैनिश होकर 0 हो गया है, बस ये पार्ट बचा हुआ है, ठीक। अब डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। फाइनली कम होनी चाहिए लॉस होने के लिए और इनिशियली ज्यादा होनी चाहिए। अब सी फ्रेम में क्या लिखते हैं, हाफ चेंज लिख रहे हैं, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर बच्चों माइनस इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, यही तो है यार। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी है u1 माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये है रिड्यूस मास। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है u1 माइनस u2, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल, ठीक है। और E इंटू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी। याद हो गया, E क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो कि फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी है v2 माइनस v1 है, वो क्या होगी E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो कि क्या है इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। अरे हाँ कि नहीं, ज्यादा वर्ड्स आए क्या, समझ में आ रही है बात। अब देखो मेरे पास में फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी को क्या लिखूंगा, E इंटू में u1 माइनस u2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इस टर्म का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस इनिशियल को क्या लिखूंगा u1 माइनस u2 का स्क्वायर। हमको लॉस लिखना है यानी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखना है, तो इसका नेगेटिव ले लूंगा, यानी इस टर्म को पहले लिख दूंगा, इसको बाद में लिख दूं, तो क्या आ जाएगा देखो, ध्यान से देखो, डेल्टा के इज इक्वल्स टू हाफ म्यू को मैं फिर से लिख देता हूं m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, हाँ बेटा बोलो, u1 माइनस u2 m1 m2 डेल्टा के माइनस का डेल्टा के होगा ना के लॉस,
ये जो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का वो ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा के। लॉस क्या होगा, इनिशियली ज़्यादा होनी चाहिए चीज़, 10 रुपये होने चाहिए शुरू में, बाद में 8 रह जाए तो लॉस होगा ना, बाद में कम होना चाहिए, तो माइनस ऑफ डेल्टा के ये हो जाएगा, इसको माइनस का निशान इसमें कॉमन लेके आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू में इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर जो कि u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर थी। याद है आपको, मैंने ऐसा लिखा था उस टाइम कोलिजन में, जैसे इलास्टिक कोलिजन हो तो ई क्या होता है उसमें 1, तो लॉस होता ही नहीं। इन इलास्टिक हो कंप्लीटली तो हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर ये होता है, और ई हो ये हो जाता है। ये अगर आप फंडामेंटली डिराइव करते हैं, सबसे पहले तो आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ई के टर्म्स में, ई के टर्म्स में फाइनल वेलोसिटी का वो बल्कि सा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, दोनों की निकालते हैं ना अपन ई की टर्म्स में फाइनल वेलोसिटियां v1 और v2। फिर क्या करनी पड़ेगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसको घटाना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा। ये अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक माइंड में है और बार बार इसका अभ्यास करते हो और क्लिकेबल है कि देखते ही क्लिक हो जाता है, 2 पार्टिकल देखते एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ये लग सकने का चांसेस हैं, तो आपको 1 सेकंड लगेगा ये वापस लिखने में। क्या तो है ये, क्या है ये रिड्यूस मास, अरे है कि नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है तो सी फ्रेम में फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल क्या हो जाएगी ई इंटू में वी रिलेटिव, और इनिशियल क्या हो जाएगी वी रिलेटिव, तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर का फैक्टर कॉमन आ जाएगा और इसका स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात खत्म हो गई, याद हो गया यहीं कहीं, मेरी बात समझे कि नहीं। अच्छा और देखो जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है जेई में और नीट में कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सपेंशन बताओ, मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम एक्सपेंशन, इस टाइप का क्वेश्चन। देखो बात सुनना, इस बार एक केस ले रहे हैं, मैं बता दूंगा आपको कि लॉन्गर मेथड से कैसे डेवलप करना है, वरना लेक्चर ही बहुत लंबा हो जाएगा। कि जनरल मेथड क्या है, मैं जनरल मेथड आपको बता दूंगा, यहाँ पे क्वांटिटीज भी लिख दूंगा, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर लेना, वही आएगा जो इस शॉर्ट ट्रिक से आएगा। एक मास आपके पास रहता है m1, कोई भी m1 हो गया, ये m1 है लेट से, और ये m2 है, इसकी वेलोसिटी u है, जनरली इसको रेस्ट पे देते हैं, मैं u1 और u2 ले लेता हूँ, और u1 जो है वो ज़्यादा है u2 से, ऐसा ठीक है। अब इनके बीच में कोलिजन होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो m1 पर किधर फोर्स लगेगा, इस तरफ माइनस आई कैप में, और m2 पर इधर लगेगा, तो u2 कम है तो u2 बढ़ने लगेगा, और u1 जो ज़्यादा है वो क्या होने लगेगा, फोर्स लगने की वजह से कम होने लगेगा, एक की वेलोसिटी बढ़ा देगा। ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ही तो होता है कोलिजन, एक की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी और दूसरी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, ऐसा ही है ना। देखो अब मुझे जानना है कि इसके अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, हालांकि कोलिजन में अपन को पहले से पता है कब आएगा, मैं फिर से दोहरा देता हूं आपको याद ना हो तो। मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, जब ये दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लगेंगे, इन दोनों के बीच में कभी भी डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, एक्स रिलेटिव है ना, एक्स रिलेटिव डिस्टेंस है इनका। ये सबसे कम कब होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो सबसे कम होगा, ये सबसे कम कब होगा, तो जब डी एक्स रिलेटिव बाय डी टी क्या हो जाए 0, यानी ये क्या चीज है v रिलेटिव क्या हो जाए 0, यानी दोनों सेम वेलोसिटी चलने लगे। ये तो मैथमेटिकल तरीका हो गया बताने का, मैं फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा आसान। मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी है ना 10 है और इसकी कुछ 5 है, ऐसा है ठीक है। कोलिजन होगा तो इसकी स्पीड कम होने लगेगी, इसकी 9 हो गई, उतना ही मोमेंटम वेलोसिटी के रूप में ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा मान लो दोनों का मास सेम है, तो क्या हो जाएगा, इसकी कितनी हो जाएगी 6। अब भी क्या स्प्रिंग और कंप्रेस होगा, हाँ, क्योंकि पीछे वाला इसके रिलेटिव चल रहा है और इसकी तरफ आ रहा है, इसके ऊपर आप बैठ जाएंगे तो ये 3 पहले तो 5 से आ रहा था, अब इसके रिलेटिव कितने से आ रहा है 3 से, यानी और कंप्रेस करेगा, फिर इसकी कितनी हो जाएगी 8, इसकी 7, अरे हाँ कि नहीं। तो ऐसे ही डेटा ले रहे हैं, कोई भी डेटा हो सकता है यहाँ पे, तो इसकी और बढ़ेगी, बढ़नी जरूरी है इसकी, तो इसकी एक की बढ़ेगी, एक की क्या होगी कम होगी। अभी भी ये इसके रिलेटिव चल रहा है और स्प्रिंग को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। जब मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा तो दोनों एक साथ सेम वेलोसिटी चलने लगेंगे, उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर और फोर्स लगेगा जिसकी वजह से इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, तो स्प्रिंग वापस से क्या होने लग जाएगा, खुलने लग जाएगा।
अरे हाँ कि नहीं? तो मैक्सिमम कंप्रेस कब था वो? जब जब दोनों की वेलोसिटी क्या थी? सेम, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी? जीरो। यही था। हमको उसी अवस्था का क्या निकालना है? उसी अवस्था का, जब मैक्सिमम कंप्रेशन है, उसी अवस्था का कंप्रेशन निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन का वैल्यू निकालना है। जैसे मान लो ये सवाल है हमारा, ठीक है? तो हमें पता है कि फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अरे बोलो, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब देखना ध्यान से। एक तो तरीका है हमारे पास एक लेंदी सा, कि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के इस सवाल को करें, जो हर कोई करवाता है और करता है उस तरीके से। एक बहुत ही आसान सा तरीका है जो अभी हमने सीखा है। इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या है सिस्टम पे? जीरो है। सिस्टम, ये दो पार्टिकल हैं तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज ग्राउंड फ्रेम से होगा, वही काइनेटिक एनर्जी का चेंज सी फ्रेम से होगा। और ये रट रखा है अपन ने कि इसको कैसे लिखते हैं। हालांकि वो पूछ ये रहे हैं, पूछ ये कैसे रहे हैं, मुझे कैसे पता ये पूछ रहे हैं? वो तो मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ रहे हैं। तो डेल्टा के क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल। और यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगा, जो कि है स्प्रिंग फोर्स। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? या फिर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में लिख सकते हो, अदरवाइज वर्क डन बाय ऑल में लिख लो ना यार इसको। यहाँ पे ओनली फोर्स है जो क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, जो कि कितना है? जो कि कौन है? स्प्रिंग फोर्स। और वही उसी के अंदर यहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये बात लगने के लिए? नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि फिर एक्सटर्नल फोर्स अपीयर हो जाएगा इस पे। डेल्टा के इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एंड राइट नाउ द फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स ओनली, which can do work, which can reduce kinetic energy of the system. बाकी तो कोई फोर्स प्रेजेंट ही नहीं। अब देखो, डेल्टा के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि तब का फाइनल अवस्था ये है, और इनिशियली मतलब इतना ही तो है ना, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये हो जाएगा। डेल्टा के भी आपको पता है कि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम के पास, दोनों के पास जो थी, वो कहाँ चली गई? दोनों साथ साथ मूव होंगे तो सारी काइनेटिक एनर्जी कहाँ है अभी? जो गई है वो कहाँ है? सारी की सारी नहीं, जो गई है वो कहाँ है? वो पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। तो स्प्रिंग का वर्क लिखा है, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखा है, ध्यान रखना। स्प्रिंग का वर्क क्या होता है? माइनस का हाफ इनटू में के, और फाइनल डिफॉर्मेशन माइनस इनिशियल डिफॉर्मेशन, फाइनल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर। इनिशियल डिफॉर्मेशन जीरो था, ये हो जाएगा डेल्टा के। यानी मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या? के इनिशियल माइनस के फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख दूं क्या? ये मैं ना तुमको दिखाने के लिए इतना सब कुछ लिख रहा हूं। ये माइनस का निशान भी मैंने एक और स्टेप लगाया है, वर्क डन बाय ऑल, और ये सब तुमको रिकॉल कराया। बात इतनी सी है, डेल्टा के जो ग्राउंड फ्रेम में होगा ना, वही सी फ्रेम में होगा, बस। अब तुमको फटाफट से क्या लिखना है? डेल्टा के इन सी फ्रेम लिखना है। लिखें? क्या लिखा जाएगा? इनिशियली क्या थी? हाफ m1 m2, इनिशियल माइनस फाइनल लिखना है ना, अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, वेक्टर वेक्टर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक ही डायरेक्शन में थे। और फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? जीरो। वो जीरो भी लिख के दिया है मैंने, और बाकी आपको तो पेपर में सिर्फ इतना ही जाके करना है कि ये वैल्यू को, जीरो हटा देते ना, ये वैल्यू को इसके बराबर लिख दो, बात खत्म हो जाएगी, इससे सीधा ही आ जाएगा। हाफ हाफ काट दो, ये को इधर डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, वैल्यूज ले लेता हूँ। जैसे जैसे ये 2 kg का है, और ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये है 1 kg का। रिड्यूस मास अच्छा नहीं आएगा, इसको ले लेते हैं कुछ भी यार, चलो एक ही ले लेते चलो। और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो आपको पूछा है मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, तो क्या आंसर हो जाएगा? हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, और v रिलेटिव का स्क्वायर जो कि है 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 जो कि है 4। हाफ m1 m2 अपॉन m1 सब सही लिखा है, इज इक्वल्स टू हाफ
के इसका 10 20 कुछ मान लो, के इसका 10 है लेट से डेटा में, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। ऐसे एक्स मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। अदरवाइज आपको क्या करना होता है वो भी बता देता हूं मैं। बताना है क्या, देख लो। इससे सॉल्व करते हैं ना अपन ये क्वेश्चन। मैं एक तरीका बताता हूँ जो ट्रेडिशनली फॉलो होता है, वो ये है कि सबसे पहले ये तो पता चलना ही चाहिए इंसान को कि ये जो मासेस हैं, ये मासेस जो है वो एक साथ चलने लगेंगे तब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। ठीक है, तो अब इस सिस्टम का मोमेंटम बदल नहीं सकता। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, अल्टरनेट मेथड। इसका कैलकुलेशन आप घर से कर लेना, कैलकुलेशन लिख के दे दूंगा मैं आपको जो करना है। क्योंकि जनरल टर्म्स ले रखे हैं ना, जनरल टर्म्स ले रखे हैं तो कुछ कटेगा नहीं, वो पड़े रहेंगे। M1 भी पड़ा रहेगा, U1 भी पड़ा रहेगा, U2 भी पड़ा रहेगा, कुछ पड़ा रहेगा। तो अल्टरनेट मेथड क्या है कि इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो नहीं बदलेगा। एक्स डायरेक्शन का या वाई डायरेक्शन पर भी एक्सटर्नल फोर्स नेट जीरो है। ठीक है, मोमेंटम वही रहेगा इसका, और सिस्टम का मोमेंटम वही रहता है। तो शुरू में मोमेंटम क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू, दोनों साथ में चलेंगे। उस स्टेज का वेलोसिटी हमको तो चाहिए भाई, तो दोनों साथ में v वेलोसिटी चलने लगेंगे। तो यहाँ से हम v वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ दोनों मासेस किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, v के स्क्वायर से। v का स्क्वायर कहां से पुट करेंगे, इस ऊपर वाले से, और वो आप इसमें डालना। ये तो सिर्फ क्या आएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। उसको किसके बराबर पुट करेंगे, गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ के एक्स मैक्स के बराबर। जब आप इस डेटा को सोल्व करोगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा, हाफ, चेक कर लेना घर पे, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, क्योंकि मेरे पढ़ाने के 9 साल में यही आ रहा है। m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में u रिलेटिव जो इनिशियली था, जो कि है u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। क्या जाएगा, इसी डेटा में v का वैल्यू कहां पुट करोगे, यहां पे पुट कर देना। यहां से v का वैल्यू निकल के आएगा कुछ ना कुछ, उस वैल्यू को यहां पे पुट करके स्क्वायर कर देना उसका, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब मैं बार बार ये शो नहीं करूंगा कि इससे ये आंसर मिल जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। हर बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी आपको इन सवालों के आंसर मिलेंगे, पर बेटर है कि आप रिड्यूस मास की ट्रिक जहां पे लग रही है कम से कम वहां पे तो आप लगाओ ही। जैसे हम एक और सवाल करते हैं, आइए। एक ही सवाल या दो ही सवाल, कोलिजन के सवाल ऐसे में नहीं है। जहां भी एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो जाएगा वहां वहां लग जाएगा ये। जहां भी एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो जाएगा वहां वहां लग जाएगा ये। जैसे दो लोग होने चाहिए एक सिस्टम में ताकि m1 m2 वाला खेल कर सकें। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक प्लैंक है, ये येलो वाला आपके पास एक प्लैंक है मान लीजिए। इसके ऊपर एक m मास का बॉक्स रखा हुआ है, m मास का, या चलो यही मान लो m मास का बॉक्स रखा हुआ है, और इसका मास है कैपिटल M, और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे म्यू है 0, और इसका मास है लेट से m1। स्मॉल m और कैपिटल M को इसलिए अवॉइड करता हूँ मैं ताकि कोई m से एक m कट ना जाए, कोई गलती ना लिखते हैं अपन। m1 m2, ठीक है। इस पे कोई इंपल्सिव फोर्स लगा के अपन ने इसको मान लो वेलोसिटी v0 दे दी, या v0 वेलोसिटी दे दी इसको बाहर से ही, ऊपर v0 वेलोसिटी चल रहा है, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, यहाँ पे म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और यहाँ पे म्यू है नहीं। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक m1 with respect to m2 before coming to rest। अच्छा, ये रेस्ट पे तो वैसे कभी नहीं आएगा, किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आएगा, m2 के। क्या होगा, देखो मेरी बात सुनो, पहले इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे साइंस, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब कुछ लगाएंगे।
इसके पास वेलोसिटी आगे की तरफ, फ्रिक्शन इस वेलोसिटी को रोकने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन इस ऊपर वाले डब्बे पे कहां लगेगा, उस नीचे वाले के रिलेटिव आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में लग जाएगा, यानी इसके ऊपर फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा बैकवर्ड। तो प्लैंक पे भी वही फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना चाहिए, तो प्लैंक पे कहां लगेगा, वो आगे की तरफ, वो का वही फ्रिक्शन एफ वैल्यू का। ये दो डब्बे हैं और ये फ्रिक्शन, इसमें कौन सा फोर्स जाएगा, इंटरनल या एक्सटर्नल, ये फोर्स इंटरनल फोर्स है, यही दोनों आपस में लगा रहे हैं। तो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स फिर से अनुपस्थित है, एब्सेंट है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। और दो ही डब्बों का खेल है, तो आपको मेंटली क्लिक करना चाहिए कि क्या वो ट्रिक इसमें लगेगी क्या। अब ये तो तेज होता जाएगा और ये धीरा होता जाएगा, वही खेल हो जाएगा, और दोनों किसी समय ऐसा आ जाएगा जब ये इसके रिलेटिव मूव ना करे, ऐसा ही तो फ्रिक्शन चाहता है कि नीचे वाले के रिलेटिव ऊपर वाला मूव ना करे, ऐसा चाहता है फ्रिक्शन। तो इसके रिलेटिव कुछ डिस्टेंस चलेगा और फिर इसके साथ साथ ही चलने लग जाएगा, प्लैंक के साथ साथ ही चलने लग जाएगा, दोनों जन v वेलोसिटी से चलने लग जाएंगे, किसी v, इसका नाम v दिया था क्या, v नोट दिया था, तो दोनों लोग v वेलोसिटी चलने लग जाएंगे, यानी इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जीरो नहीं होगी जैसे उसकी नहीं हो रही थी। मैक्सिमम कंप्रेशन के समय क्या था, दोनों v वेलोसिटी चलने लग गए थे, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई थी, जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी को ही तो रोकना फ्रिक्शन का मेन गेम है, वो यही चाहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी सिस्टम की क्या हो जाए, मतलब सिस्टम की नहीं, जहां भी वो लग रहा है उन लोगों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए, वो ना बचे। तो यहां पर एफ फोर्स इसके ऊपर लग रहा है और एफ फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा ना, रिलेटिव मोशन को अपोज करता। तो फाइंड करना अपन को डिस्टेंस ये कितना चला, देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जो पिछली बार किया था, क्या था वो, m1 v नॉट इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू में v। इस वेलोसिटी दोनों साथ में चलने लग गए, फाइनली मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का ये हो गया। शुरू में सिस्टम का मोमेंटम इसके पास ही था, सिर्फ इसके पास था ही नहीं, शुरू में ये था, यहां से v निकालेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो भी लॉस हुआ है उसको कौन खा गया होगा, फ्रिक्शनल फोर्स खा गया होगा। फ्रिक्शनल फोर्स लग कितना रहा है, म्यू m1g इंटू में x रिलेटिव, इतना ही होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क, याद कराऊंगी, इतना ही होता है, हमेशा नेगेटिव होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा ही सिस्टम पर क्या होता है, जीरो। सिस्टम पर हमेशा ही स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है, जीरो। टेंशन का और नॉर्मल का सिस्टम के ऊपर हमेशा ही वर्क क्या होता है, जीरो। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा ही सिस्टम पर कैसा होता है, नेगेटिव, सिस्टम पर। अरे याद करा देता हूं तुमको थोड़ा, ये कैसे लिखा है, जैसे ये है वो डिब्बा जो इसके ऊपर रखा था या वी नॉट वेलोसिटी से फेंका था, और ये दोनों साथ में चलने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह होगा। तो जब तक फ्रिक्शन लग रहा है तब तक ये इसके रिलेटिव कुछ ना कुछ मूवमेंट कर जाएगा। ये दो डब्बे नहीं है, यही डब्बा डी मूवमेंट किया है यहाँ से, ये डिस्टेंस डी नहीं है, ये वाली डी है लेट से, ठीक है। और उतने में ये और चल जाएगा एक्स, ये प्लैंक भी नीचे चल जाएगा एक्स। तो यानी चित्र कुछ ऐसा बन जाएगा कि प्लैंक तो आगे चला जाएगा एक्स, और ये प्लैंक से भी आगे चला जाएगा कितना, डी। ये डी है और प्लैंक कितना चला है, पहले की तुलना में प्लैंक कितना चला है, एक्स। तो प्लैंक पे फ्रिक्शन लग रहा है एफ आगे, और प्लैंक भी जा रहा है एक्स आगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। फ्रिक्शन का वर्क होगा ये प्लैंक पे, फ्रिक्शन का वर्क ब्लॉक या बॉक्स पे कितना होगा, एफ इंटू में एक्स प्लस डी, क्योंकि वो फ्रिक्शन उसके ऊपर कहां लग रहा है, पीछे, और वो आगे कितना चला, एक्स तो चला ही चला, एक्स तो क्योंकि ये चला है तो वो चला है, एक्स ऑब्वियसली चला ही होगा, और प्लस प्लस डी इसके रिलेटिव और चला है तो प्लस डी। तो कुल मिला के वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस एफ डी, जितना ये रिलेटिव चला है। अरे हाँ या ना, तो मुझे ये चीज बताओ कि उसमें एक तो एक्सप्रेशन अपने लिख दिया था, यहीं से चालू कर दें क्या। एक तो एक्सप्रेशन लिख दिया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, एक एक्सप्रेशन हमने लिखा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, एक क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ऑल, व्हाट इज दैट, फ्रिक्शन is equals to change in kinetic energy, which is kinetic energy final. What is final kinetic energy, half m1 plus m2, दोनों किस वेलोसिटी से चलने लगेंगे, v वेलोसिटी से चलने लगेंगे दोनों के दोनों। अरे हाँ या ना, दोनों बक्से जो हैं वो v वेलोसिटी से चलने लगेंगे, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m1
वी नॉट स्क्वायर, इतनी तो थी। इसको सॉल्व करेंगे और वी का वैल्यू कहाँ से रखेंगे, वी नॉट के टर्म्स में ऊपर वाले से। तो आपके पास क्या मिलेगा, एक्स रिलेटिव। घर पे ये एक्सप्रेशन से भी सॉल्व करना है आपको, क्या आंसर मैच कर रहा है क्या शॉर्ट ट्रिक का और इसका। अरे हाँ कि नहीं, तभी तो तुम्हारा मैथ थोड़ा अच्छा होगा यार। ठीक है, जल्दी जल्दी पुट करना सीखो। अगर वैल्यू ही दे रखी है और वही हमसे पुट नहीं हो रही है तो गलत बात है भाई। ठीक है, तो इसको भी देखना, चेक करना एक बार। मैं शॉर्ट ट्रिक लगा देता हूँ। इसको जब सॉल्व करोगे ना, इससे जो अभी हमने सीखा है उससे जो आंसर आएगा वो और वो सेम आएंगे। क्या हमने सीखा है, हमारे पास एक सिस्टम है इसके अंदर ये एक प्लैंक है और ये एक बॉक्स है। एक प्लैंक है जी और एक बॉक्स है। ये बॉक्स है और नीचे वाला प्लैंक है। इसके पास वी नॉट वेलोसिटी है, इसके पास वेलोसिटी है नहीं। इसका मास m2 था, इसका मास m1 था। ठीक है, अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम कितना होगा, होगा हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी आती है यार यहाँ पे, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 0 माइनस इनिशियल कितनी है ई नोट का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होता है वैसे, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। व्हाट इज दैट, म्यू एम जी एक्स रिलेटिव। बात खत्म। एम जी का मतलब एम कौन सा, m1, और ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल लिखिए तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ से एक्स रिलेटिव आपको एक ही सेकंड मिल जाएगा, m1 कट जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको जो उससे आंसर मिलना चाहिए वो आंसर ये होना चाहिए, हाफ m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये तो रहेगा ही, और एक म्यू जी का टर्म आ जाएगा। अच्छा, अगर म्यू के प्रिसाइजली दिया हो तो म्यू के यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे उस वक्त कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, किनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये आ जाएगा एक्स रिलेटिव। आप देख पा रहे हो कि अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक तुरंत ही दिमाग में आ जाती है तो ये काफ़ी शॉर्ट है और एक बहुत बड़े सॉल्यूशन को बहुत छोटे सॉल्यूशन में चेंज कर देती। अच्छा, इसमें ना आप एक्सिलरेशन वगैरह टर्म से भी लिख सकते हो इसको, जैसे मतलब काइनेमेटिक्स से भी इस सवाल को कर सकते हो। जैसे ये प्लैंक था ना और ये बक्सा था m1 m2 का, तो आप इस प्लैंक पे बैठ के इसका, इस प्लैंक पर बैठ के ये देखना है ना कितना रिलेटिव चला और रुक गया। तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, और प्लैंक के ऊपर खुद के ऊपर भी फ्रिक्शन लग रहा है। तो प्लैंक का एक्सेलरेशन मैं a2 आगे मान लेता हूँ और इसका एक्सेलरेशन a1 पीछे मान लेता हूँ ग्राउंड फ्रेम में। तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ वन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। एक्सेलरेशन ऑफ वन तो a1 है ही पीछे की तरफ, तो माइनस का निशान लगा देता हूँ, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ये बात समझ पा रहे हो, प्लैंक के ऊपर जाके बैठ जाओ और आप देख लो ये बक्सा कितनी दूरी चल के रुकेगा, ये देखना है। तो रिलेटिव मोशन से कर लेते हैं। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए 0, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है v नॉट। प्लैंक के ऊपर देखोगे तो बैठ के तो इसकी वेलोसिटी v नॉट ही है, तो अपने पास क्या है फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव इनटू में x रिलेटिव। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है v नॉट। इस v नॉट को ये स्टॉप ही कर रहे हैं तो -2a1 प्लस a2, माइनस का निशान लग गया है, a1 प्लस a2 उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन था, x रिलेटिव। अब ये क्या आ जाएगा v नॉट स्क्वायर अपॉन में 2a1 a2 a1 प्लस a2, ये आ जाएगा x रिलेटिव। अब हमको क्या लिखना है, सिर्फ a1 प्लस a2, पहले वाले का एक्सेलरेशन। तो पहले वाले पर फ्रिक्शन का फोर्स है म्यू m1g अपॉन में पहले वाले का मास क्या हो जाएगा वो म्यू जी। ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, जो कि शायद a1 से लिखा था, a2 से क्या लिखा था एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। प्लैंक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स तो वो प्लैंक पे भी यही लग रहा है फ्रिक्शन का, अपॉन में प्लैंक का मास।
ये हो जाएगा यही एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा A2। आप A1 और A2 का वैल्यू इसमें पुट कर देना, मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये तीसरा तरीका बता रहा हूँ मैं इस सवाल को करने का। ये दोनों ही लेंथी है बाकी के, 2A1 प्लस A2 ऐसा था। A1 कितना था, म्यू जी, प्लस A2 कितना था, म्यू जी M1 बाय M2, ये था M1 बाय M2। ये क्या आ जाएगा, B0 स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू कॉमन, जी कॉमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा M2 प्लस M1, इसका एलसीएम लेने के बाद ये M1 जो नीचे था, M2 क्या क्या है नीचे, M2 है, तो M2 जो नीचे था वो आ जाएगा, एक्स रिलेटिव ही आ जाएगा। क्या पहले भी यही आंसर आया था, बिल्कुल उस मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से यही आंसर आया था क्या, तो बिल्कुल यही आया था। तो तीन तरीके से कर सकते हैं इसको, रिलेटिव एक्सिलरेशन से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, और एक रिड्यूस मास वाली ट्रिक से। आपको एग्जाम में कौन सी लगानी है, रिड्यूस मास वाली ट्रिक लगानी है। उसमें सिर्फ और सिर्फ अपन ने ये किया, देखो मैं फिर से लिख दूं, एक ही सेकंड लगता है उसको लिखने में। फाइनल माइनस इनिशियल की जगह लॉस काइनेटिक एनर्जी का हो रहा है, वो फ्रिक्शन खा रहा है सी फ्रेम में भी, तो हाफ M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इनटू में V रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू M1G, ये फोर्स है, इनटू में x रिलेटिव, इसमें से x रिलेटिव निकालना था, तो क्या बच जाएगा, ये 2M1 प्लस M2 और म्यू जी नीचे आ जाएगा, और ऐसा हो जाएगा। नहीं, ये फाइनल माइनस इनिशियल लिख दिया, इनिशियल माइनस फाइनल लिख दी, फिर इधर का माइनस भी खा गए, माइनस डेल्टा के का एक्सप्रेशन है ये। जल्दी तुरंत ही करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या बच्चों? देखो एक दो और सवाल दिखा देता हूँ मैं इससे करके, वो भी जबरदस्त सवाल है, एच सी वर्मा का प्रॉब्लम है, फेमस प्रॉब्लम है वो। देखो मान लो, सपोज करो कि, मान लो और साथ में सपोज भी कर लो, साथ में कर लो दोनों का। ये देखो ऐसा है, एक प्लैंक ऐसा इस शेप का, ठीक है, इसका मास है M2। ये हर बच्चे ने लगभग लगभग सवाल देखा होगा, इसमें भी वही झंझटबाजी है। और यहाँ पर एक मास है M1, और तुम खुद दिमाग लगाना अपना, चलो मैं तुम्हें देता हूँ ये सवाल। इसको मैंने V0 वेलोसिटी दे दी, ठीक है। कई बार तो ये वेलोसिटी पूछ लेते हैं कि कितनी दें, मैं मान लेता हूँ V0 वेलोसिटी दे दी। तो आप लोगों को बताना है कि ये कितनी हाइट जो है वो क्लाइंब कर पाएगा इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में, या कई बार ऐसा देते हैं कि h हाइट क्लाइंब कर पाए, इसके लिए कितनी वेलोसिटी दें। दोनों एक बात है, दोनों एक ही सवाल है। मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर ऐसे V0 वेलोसिटी दे दी और यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये प्लैंक फिक्स नहीं पड़ा रहेगा, कहीं तुम इस काइनेटिक को पोटेंशियल में चेंज कर दो, ये प्लैंक क्या करेगा, मूव करेगा। मूव क्यों करेगा, क्योंकि इस प्लैंक पे कोई फोर्स होना चाहिए, अभी तो रेस्ट पे है, मूव क्यों करेगा फिर, वरना तो इसके ऊपर नॉर्मल का एक कंपोनेंट इसको मूव कराएगा, और नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है उसको स्टॉप करने के लिए, फिक्स नहीं है ये। अरे हाँ कि नहीं, जो भी पोटेंशियल एनर्जी इसकी कन्वर्ट होगी वो दोनों को काइनेटिक एनर्जी देगी ना, दोनों लोगों को, दोनों, ये और ये नीचे वाला। इसके पास एक बार काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, तो रुकने का कोई चांस नहीं है इसका। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं तुमसे कि अगर इसको आपने V0 वेलोसिटी दे दी, तो ये कितनी प्लैंक की हाइट अनंत है ऐसे सीधी, अपन को बताना है उसी में से, ऐसे नहीं है कि तुम कहो सर पार ही चला जाएगा सर इसके, और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी, सब जगह फ्रिक्शन एबसेंट है, ठीक, म्यू जीरो है यहाँ पे, सब जगह मतलब, हाँ सब जगह एबसेंट है, यहाँ पे भी जीरो, ठीक। तो आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक, ये फाइंड करना है अपन को। अभी ये वेज जो है वो फिक्स नहीं है, तो वेज भी मोशन करेगा, यानी वेज भी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा।
वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो भी कमी होगी उसकी वजह से दो एनर्जियां आएगी। एक तो इसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी, इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी नहीं क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा हाइट के हिसाब से, लेकिन इसका खुद का सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अरे हाँ कि नहीं? ये किसके बदले में होगी? इसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी जो शुरू में है, क्या वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी? नहीं। इन दोनों के पास, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? जीरो हो जानी चाहिए। ये दोनों सेम वेलोसिटी चलने चाहिए। अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो ये इसके रिस्पेक्ट में किधर जाएगा? ऊपर जाएगा ना ये, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता है। अब आगे ऊपर ही जा सकता है बेचारा। अगर इसके ऊपर ऊपर चढ़ ही रहा है ये, तो अभी तक इसने फिर क्या नहीं लाई है? मैक्सिमम हाइट। हम क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट आ चुकी है। अगर मैक्सिमम हाइट आ चुकी है तो इससे ऊपर ये नहीं जाना चाहिए। और उस मोमेंट पे, उस पल पे ये दोनों क्या करने चाहिए? एक साथ चलने चाहिए। और वर्क एनर्जी थ्योरम और मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम में एक खास बात है कि हम उसको किसी भी इंस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो अप्लाईबल है, तो अप्लाई होने लायक है, तो हम किसी भी इंस्टेंट के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ गए? इसकी जो काइनेटिक एनर्जी गई है, कम हुई है, वो एक तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी आएगी जो सेम वेलोसिटी से चलेंगे, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगा। एक तो तरीका हमारे पास ये है, तो मैं लिख देता हूं वो तरीका। इनिशियल मोमेंटम है एम वी नॉट और फाइनल मोमेंटम है एम वन प्लस एम टू इंटू में वी। ये दोनों इस डायरेक्शन में चलने लगेंगे। किस वेलोसिटी से चलने लगेंगे? वी वेलोसिटी। वो इसके रिलेटिव ऊपर चढ़ रहा है क्या? उस मोमेंट पे नहीं चढ़ रहा है। वजह क्या है? क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे जा चुका है। ये तो हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से। दूसरा एक्सप्रेशन किससे लिखेंगे? शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम वन वी नॉट स्क्वायर, इतनी थी। ये किस में कन्वर्ट होगी? एम जी एच में, जो मैक्सिमम अपन को निकालना है, एक तो एम वन वाले की, प्लस हाफ एम वन प्लस एम टू वाले जो किस वेलोसिटी से चल रहे हैं? वी वेलोसिटी से, दोनों साथ में चल रहे हैं। ये दोनों एक्सप्रेशन आप सोल्व करना। इससे वी की वैल्यू ला करके इसमें डालना। इससे वी की वैल्यू क्या आएगी? एम वन वी नॉट अपॉन में एम वन प्लस एम टू। वो उसमें डालोगे तो क्या आएगा? जा करके एक आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक रिड्यूस मास वाली, आइए वो देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। वो क्या बोल रही है आपसे कि फाइनल इनकी रिलेटिव वेलोसिटी, शुरू में रिलेटिव वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में मतलब होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाई। तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी है जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल है जीरो। और ये मतलब डायग्राम थोड़ा सा अजीब हो गया, पहले थोड़ा सा ऐसा था। यही डायग्राम है, यही बनाना चाहते थे पहले भी शायद। तो ये मामला है, ये एक्स मैक्सिमम हाइट चढ़ गया है। तो अपन क्या कर सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम। एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं एक्स डायरेक्शन में, और फाइनल वेलोसिटियाँ भी एक्स डायरेक्शन में है। और आप अगर अर्थ को सिस्टम मानते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो, तो अर्थ को फिर इंटरनली एक सिस्टम ही मान लिया अपन एसी के साथ ही। वैसे भी कर सकते हो। तो डेल्टा के जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम है, वो क्या आ जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम। और वो किसके बराबर आ जाएगा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। एंड व्हाट आर द फोर्सेस? फोर्सेस आर ग्रेविटी ओनली। अरे हाँ कि नहीं? तो डेल्टा के क्या होता है? डेल्टा के हाफ फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो है यार, माइनस डेल्टा के का एक्सप्रेशन लिख दूं। और ग्रेविटी का वर्क भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से खा जाएंगे। इनटू में ऐसा लिखना चाहिए, डेल्टा के लिखने के लिए ऐसा लिखना चाहिए, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी जो कि जीरो है। चलो मैं लिख ही देता हूं, माइनस इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एम जी, एम कौन सा? एम वन जी इंटू में एच। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। एम वन से एम नंबर काट दो। एच पूछा था ना मैंने, एच क्या आ जाएगा? एम टू बाय टू जी इंटू एम वन प्लस एम टू इंटू में वी नॉट स्क्वायर। यह आ जाएगा आपका एच। आप उस बल की एक्सप्रेशन को जो पहले मैंने बना के दिया था, आप चाहो तो आप उसको सॉल्व करना। आप चाहो तो आप इससे सीधा सीधा आंसर ला सकते हो। जब दो मासेस इन्वॉल्व हों, दो पार्टिकल्स हों, और एफ एक्सटर्नल जीरो हो,
कि एक ग्रेविटी में एक फेमस प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम भी ले लेंगे इस पे, जैसे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एक फेमस प्रॉब्लम है कि दो मासेस हैं m1 और m2, मैं m और 2m ले लेता हूँ, ठीक है, और ये इनफाइनाइट दूरी पे पड़े हुए हैं, ठीक। और आपको पूछा है कि जब इन दोनों के बीच में दूरी r हो जाएगी तब आप हमको ये बताओ कि अम, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे सवाल ये है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ masses when they are at a separation r from each other, ठीक है। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है जब ये सेपरेशन r पे हों एक दूसरे से। देखो कैसे करेंगे, ये दोनों पहले इन्फिनिटी पे थे, इन्फिनिटी पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी आपस में, जीरो। अब ये कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है मासेस के बीच में वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम। और जैसे जैसे कम होती है दूरी तो वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोल दिया मैंने, जैसे जैसे दूरी मासेस की बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और जैसे जैसे पास आते हैं तो कम हो जाती है। वजह क्या है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस खुद ही इनको खींच रहे हैं आपस में, कोई मास है अर्थ के पास जाएगा, अर्थ खुद ही खींच रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर है, होता है ना डेल्टा यू माइनस का, तो अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा यू कैसा आएगा, माइनस का आएगा ना। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस पॉजिटिव काम करके दे रहे हैं तो माइनस का निशान इसके आगे लगा पड़ा है, कि माइनस का निशान हमें यही बताता है कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर सच में काम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो गई इनके पास आने से, तो कोई और एनर्जी बढ़नी चाहिए जो कि कौन सी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं वर्क डन, डेल्टा के इज वर्क डन बाय ऑल। और अगर इन दोनों का सिस्टम मान रखे और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू को भी जीरो लिख सकते हो आप। पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है, चाहे आप सी फ्रेम में लिखो चाहे ग्राउंड फ्रेम में लिखो। चलो, मैं अभी तक अपन इसी से लिखे जा रहे हैं, हम इसी से लिख देते हैं, ठीक है, तक हम इसी से लिखे जा रहे हैं तो हम लोग इसी से लिख देते हैं। पिछली बार भी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखा था अपन ने, तो डेल्टा के इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है, और ग्रेविटी का फोर्स शुरू शुरू में तो बहुत दूरी पे थे, इनफाइनाइट दूरी पे तो लग नहीं रहा था, बीच बीच में एफ डॉट डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेल्टा के का मतलब क्या हो गया, हाफ m1 m2। शुरू में रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, दोनों को रिलीज किया था रेस्ट से, दो रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, जीरो, m1 प्लस m2। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी जो हमको चाहिए इस सवाल का आंसर देने के लिए, स्क्वायर माइनस इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन में आर माइनस डेल्टा यू। बात समझे, अरे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, वो माइनस डेल्टा यू होगा, तो इन्फिनिटी पे तो यू था जीरो, लेते हैं ऐसा, और मतलब आर दूरी पर क्या होता है, एम जी m1 m2 अपॉन में आर होता है। इसको सॉल्व करके लिख दो रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ, एक था 2m एक था m, p रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी m2m अपॉन में r, ऐसा ही है। तो एक m स्क्वायर टर्म यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, सही लिखा है ना सब कुछ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, p रिलेटिव, हाँ m1 m2 कट गया था, ठीक है, m1 प्लस m2 वाला टर्म बच जाएगा। तो v रिलेटिव का स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, g 2, ये 6 हो गया, चलो 2 से 2 भी काट देते हैं यार, ठीक है, हो जाएगा फाइनली, 6 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 6 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4
6 कैसे हो जाएगा, 2 से 2 कट गया ना, अच्छा यहाँ पे भी है, ठीक है, 6 GM अपॉन में R रूट। अगर कैलकुलेशन ठीक है तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, वरना M1 M2 तो था ही, ठीक है, सही होगी शायद। अच्छा मेरी बात सुनो, ये सवाल समझ में आया तुमको? इसको कैसे कर सकते हैं बिना ये मेथड जाने? वही मोमेंटम कंजर्वेशन से। इसके ऊपर एफ फोर्स, इस पार्टिकल पर ग्रेविटी का एफ फोर्स कौन लगा रहा है? दूसरा पार्टिकल दूसरे पर ये लगा रहा है, तो एफ नेट क्या लग रहा है सिस्टम पे? जीरो लग रहा है। एफ नेट जीरो लग रहा है तभी तो क्या लगाया है, ये सब लगाया है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम वाला। एफ नेट क्या लग रहा है सिस्टम पर? एफ नेट क्या लग रहा है? जीरो लग रहा है। तो मोमेंटम दोनों का क्या रहेगा? कंजर्व्ड। तो एक का मोमेंटम हो जाएगा m1v1, एक वेलोसिटी v1 गेन कर लेगा ना बच्चों, एक m2v2। और आपको पहले से पता है कि अपोजिट चलेंगे, तो आप माइनस का निशान ले लो यहाँ पे, मेरी बात समझ रहे हो? तो मैग्नीट्यूड आ जाएंगे इनके, वेक्टर हटा दो फिर। तो एक को लिख दो m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, एक तो बात ये हो गई। और हमको क्या फाइंड करना है? v1 माइनस v2 का मोड, ये फाइंड करना है। तो एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आ जाएगा, एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आ जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व पहले इन्फिनिटी पे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी भी कितनी थी? जीरो। उसके बाद में जब r दूरी पर हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी तो ये हो गई प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये कम हो गई ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। एक ने v1 वेलोसिटी गेन कर ली, एक ने v2। बड़ा ही मुश्किल है इससे वो आंसर लाना, क्योंकि हमें v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चों इन एक्सप्रेशन से, और उससे झट से आ जाएगा, झट से। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि इसमें मैंने डेलिबरेटली दिया था एक m और एक 2m, ठीक है, इन्फिनिटी पे पड़े थे, बाद में इनकी रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी v2 हो गई, इसकी हो गई v1। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आपने लिखी है, अगर इसकी x है तो इसकी क्या होगी? 2x। यानी इसकी v है तो उसकी होगी 2v, यानी रिलेटिव वेलोसिटी होगी 3v, फिलहाल होगी 3x। तो 3x का आंसर है वो क्या? 6 GM अपॉन में क्या था वो? r था क्या? यही था, ठीक है, जो भी डाटा था। तो इसमें से आप इसकी भी निकाल सकते हो, इसकी कितनी है? 2x। पहले x निकालो, तो फिर क्या कर दो? 2x निकाल लो। इसकी भी निकाल सकते हो, यानी दोनों की इंडिपेंडेंटली v1 और v2 भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर ने सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन बताया हुआ है तो हम है ना इस एक्सप्रेशन से सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आप दिमाग लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जाओगे, तो आप दोनों की इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली वेलोसिटी भी निकाल पाओगे। तो इस शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक क्यों लगी रिलेटिव वेलोसिटी वाली? क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है। आप, हाँ आप है ना थोड़े जेई के प्रॉब्लम्स देखना, जो आपके पास शीट दे रखी है रेजोनेंस की, उसमें जेई के प्रॉब्लम्स हैं कुछ कोलिजन वाले में, तो आप उन प्रॉब्लम्स में देखोगे ना तो बहुत जगह एफ एक्सटर्नल क्या होगा? ज़ीरो होगा, बहुत सारी जगह, और दो पार्टिकल का सिस्टम होगा। इसको लगाने का एक अभ्यास करना। आपको मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का एक क्वेश्चन कराया था चार्जेस में, जैसे ये Q है, ये Q1 Q2 मान लो, Q1 Q2 इसको फेंक के मारा है, मैंने बोला था कि ये दोनों फ्री टू मूव है, उसमें लगा सकते हैं क्या अपन ये रूल? हाँ, एक अगर फिक्स हो, एक चार्ज अगर फिक्स हो और दूसरे को फेंके तो लगा सकते हैं क्या? नहीं, तब एक्सटर्नल फोर्स है। कौन है? जिसने इसको हाँ पैर से दबा रखा है, जिसने भी हिंज कर रखा है, जो भी फोर्स है वो एक्सटर्नल है। Q1 और Q2 के अलावा आ रहा है ना वो। अरे हाँ कि नहीं? उस क्वेश्चन को भी आप इससे कर सकते हो। क्या निकालने के लिए? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालने के लिए क्या करोगे? जिससे भी फेंका है दोनों साथ में चलने लगेंगे, लास्ट में आपको पता है जब सबसे क्लोज होंगे साथ में चलने लगेंगे, इनटू में जिससे भी फेंका है वही रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियली, क्योंकि एक तो यहीं पड़ा होता है, एक को फेंकते हैं और फिर पूछते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, दैट इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले इन्फिनिटी पे था, बाद में पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी वाली नहीं लिखनी है, ये लिखनी है K Q1 Q2
बाद में इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया आर, Q1 Q2 बटे में आर लिख के इसमें आप वी रिलेटिव निकालना चाहते हो तो वी रिलेटिव, और वरना ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकाल सकते हैं अपन। मेरे कहने का मतलब है कि दो पार्टिकल का सिस्टम है, आर इसका कंक्लूड कर देता हूं मैं इसको लेक्चर को। टू पार्टिकल सिस्टम है M1 M2 और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जैसे बाइनरी स्टार सिस्टम भी इसी का एक पार्ट है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दो पार्टिकल सिस्टम है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज सी फ्रेम में होगा, सी फ्रेम में होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होगा, इसका मतलब ये होता है वही काइनेटिक एनर्जी का चेंज इन ग्राउंड फ्रेम होगा। स्प्रिंग वालों में भी आप एसएचएम में देखोगे टाइम पीरियड में हाफ M1 M2 वाला ओपन कर सकते हैं, दोनों हाथ में ऑसिलेशन करते हैं, तब वो चलो उस टाइम मैं अप्लाई करूंगा इसको, अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ाया तो मैं यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ उसको, उसमें भी लग जाएगा ये। जहां जहां भी ऐसा होगा ना दो पार्टिकल सिस्टम होगा, ऐसा नहीं है दो पार्टिकल सिस्टम के लिए बात वैलिड है, ये बात तो हमेशा वैलिड है बच्चों, लेकिन सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिखना हमने किसके लिए सीखा है, हाफ M1 M2 वाला दो पार्टिकल के लिए, बस इसलिए। ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए बात होल्ड कर जाएगी, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए नहीं, मतलब हर बात होल्ड कर जाएगी, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए आप लगा सकते हो। तो इसमें आपको मैंने कौन से एग्जांपल कराए थे याद कर लेना थोड़े से। एक तो कोलिजन वाला ही, ठीक है, आपके पेपर में क्या आता है ना, बार बार रिपीटेडली आप जो देखोगे नीट जेई मेन में, अगर सिर्फ इन्हीं दो पेपर की बात करूँ, जेई एडवांस में आप थोड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उसमें बहुत जगह लग जाएगा ये। इरिडो में बहुत क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उसमें क्या, एक तो वो स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन वाला सवाल आ जाएगा, ठीक है, एक वो हाइट क्लाइंबिंग वाला सवाल भी आ जाएगा आपको, ये वाला सवाल, इसकी फोटो याद रखना। एक कोलिजन का जो रिजल्ट है वो आप बहुत आसानी से इसे याद रख सकते हो। इन सब चीज़ों को दोबारा प्रैक्टिस करना, इन तीन को पर्टिकुलरली, ठीक है। एक वो प्लैंक वाला क्वेश्चन भी ठीक ही है ना, वो थोड़ा सा अगर ये मेथड नहीं जानते तो लेंथी हो सकता है, आपसे ना पूछें वो, मेरी बात समझे। तो दो पार्टिकल सिस्टम के लिए अप्लाई कर देना इसको, और कोशिश करना आप ढूंढो ऐसे क्वेश्चन खुद जहाँ जहाँ ये लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।